स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो जिसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत करीब आने वाला है, तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग करते रहिए, क्योंकि समय जो है देखिए समय निकल जाएगा तो फिर समय जो है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज क्या पढ़ना है हम लोगों को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य रूप से 100 मिली सामान्य रूप से 100 ml रक्त सीरम में कितना मिलीग्राम बिलिरुबिन पाया जाता है। रक्त सीरम में कितना बिलिरुबिन पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि 4 से 6 mg, और दूसरा क्या है 0.2 से 0.8 mg, और तीसरा ऑप्शन क्या है 2 से 8 यानी 2 से 8 mg, और चौथा क्या है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सामान्य रूप से 100 ml रक्त में कितना, मतलब रक्त सीरम में कितना मिलीग्राम बिलिरुबिन पाया जाता है। तो बिलिरुबिन की मात्रा इसमें कितनी होती है। तो सामान्य रूप से 100 ml रक्त में कितना पाया जाता है, ये बिलिरुबिन 0.2 से 0.8 mg पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीलिया का प्रकार है। पीलिया का प्रकार है। तो पीलिया का प्रकार कौन सा है। प्रच्छन्न पीलिया, और दूसरा क्या है कि नैदानिक पीलिया, तीसरा क्या है ए तथा बी दोनों। तो इसमें कौन सा सही होगा। पीलिया का प्रकार है प्रच्छन्न पीलिया और नैदानिक पीलिया, ए तथा बी दोनों। तो इसमें कौन सा सही होगा। पीलिया का प्रकार है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हैं, दोनों पीलिया के प्रकार हैं ना। अब ये देखते हैं कि ये पीलिया कैसा होता है, ये क्या होता है। अभी इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि ऐसा पीलिया जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा पीलिया जिसमें क्या होता है, जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा पीलिया जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात बहुत थोड़ी मात्रा में कितना 2 mg ना, बहुत थोड़ी मात्रा में 2 mg से कम बिलिरुबिन की मात्रा हो तो कहते हैं, से कम बिलिरुबिन की मात्रा हो तो कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन देखा था उसमें क्या देखा था कि 100 ml रक्त में कितना बिलिरुबिन पाया जाता है। तो हम लोगों ने ऑप्शन में क्या देखा था 0.2 से कितना यानी 2 से कितना 0.8 यानी 2 से 8 इतना पाया जाता है। तो ये क्या था 100 ml रक्त में। यहाँ पर पूछा गया है ऐसी पीलिया जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देते, मतलब कोई उसके सिम्टम नहीं दिखाई देंगे, अर्थात बहुत थोड़ी मात्रा में यानी 2 mg से कम बिलिरुबिन की मात्रा हो तो कौन सा पीलिया कहते हैं।
ऑप्शन है, पहला क्या है, प्रच्छन्न पीलिया, दूसरा क्या है, नैदानिक पीलिया। दूसरा नैदानिक पीलिया। तो देखिए इसी में अगर देखा जाए तो इसी में यही क्या है, प्रच्छन्न पीलिया जो है इसी में क्या होते हैं कि लक्षण नहीं दिखाई देते हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में यानी 2 mg से इसी कम क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा हो जाती है। और देखिए इसके बारे में क्या हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें खुलकर क्या होता है कि कोई लक्षण सामने नहीं आता है। इसमें खुलकर कोई लक्षण सामने नहीं आता है। बिलिरुबिन की मात्रा कम बढ़ती है। बिलिरुबिन की मात्रा कम बढ़ती है। ये क्या हो गया, यानी 2 mg से कम ना। बिलिरुबिन की मात्रा कितनी बढ़ती है कि 2 mg से कम जब होती है तो कौन सी पीलिया हो गई, प्रच्छन्न पीलिया हो गई। अच्छा, जब यहाँ पर देखते हैं कि जब कितना 2 mg से ज़्यादा बिलिरुबिन हो जाए और क्या हो, और लक्षण दिखने लगे तो वो कौन सी पीलिया होगी, तो वो नैदानिक पीलिया होगी। तो आप लोग दोनों अंतर यही समझ गए होंगे। अगर कितना 2 mg से कम होगा तो ये कौन सी पीलिया है कि अगर 2 mg से कम हो तो प्रच्छन्न पीलिया, अगर 2 mg से ज़्यादा हो और 2 mg से कम होगा लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं दिखेंगे तो वो प्रच्छन्न पीलिया हो गया। लेकिन अगर 2 mg से ज़्यादा हो गया ना बिलिरुबिन की मात्रा और क्या होगा कि उसमें लक्षण दिखने लगे तो वो कौन सा पीलिया होगा, नैदानिक पीलिया हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। कि नवजात बच्चों में किस एंजाइम के नवजात बच्चों में किस एंजाइम के अपर्याप्त उत्पादन के कारण पीलिया के लक्षण दिखते हैं। तो इसमें क्या है, नवजात बच्चों में किस एंजाइम के अपर्याप्त उत्पादन के कारण पीलिया के लक्षण दिखते हैं। तो पहला क्या है कि ल्यूकोराइट और क्या है कि ट्रांसफरेज, और दूसरा क्या है, ये पहला ऑप्शन हो गया हेपेटिक ट्रांसफरेज और तीसरा क्या हो गया, बिलिरुबिन ग्लूक्यूरोनाइल। तो क्या है, तो इसमें क्या है, देखिए पहला ये क्या हो गया कि नवजात बच्चों में किस एंजाइम के अपर्याप्त उत्पादन के कारण पीलिया के लक्षण दिखते हैं। क्या है कि ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेज, हेपेटिक ट्रांसफरेज, बिलिरुबिन और ग्लूक्यूरोनाइल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें क्या हो गया, ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेज। ये होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। यह ऐसा एंजाइम है, कि
कि क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसमें अपर्याप्त, जब बच्चा जन्म लेता है उसमें अपर्याप्त मात्रा में ये देखने को मिलता है, मात्रा में देखने को मिलता है। इसकी वजह से बच्चे में जॉन्डिस के लक्षण देखने को मिलते हैं, जॉन्डिस के लक्षण देखने को, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बच्चे में जॉन्डिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब आप देखते होंगे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उसमें अक्सर क्या होता है कि पीलिया हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, जॉन्डिस के लक्षण अक्सर देखने को मिलते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की वजह से। तो ये क्या होता है कि ऐसा एंजाइम है जो बच्चे में, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में वो देखने को मिलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात में पीलिया के लक्षण, नवजात में पीलिया के लक्षण सामान्य रूप से दिखते हैं, तो कब से, एक दिन में, तो अगर देखा जाए तो नवजात में पीलिया के लक्षण सामान्य रूप से दिखने लगते हैं। और वो कब दिखते हैं, तो 10 दिन में वो क्या करते हैं कि 10 दिन के अंदर वो क्या करते हैं, 10 दिन के बाद वह दिखने लगते हैं, नवजात में पीलिया के लक्षण सामान्य रूप से दिखने लगते हैं। और देखते हैं कि अब जो क्वेश्चन है ये मिलान करने वाला है। मिलान कीजिए। पहला क्या है कि अंकुरण, दूसरा क्या है किण्वन, और तीसरा क्या है प्रबलीकरण, और सब के सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। चौथा ऑप्शन क्या है, ये चौथे पे प्रतिरक्षण। तो अब इधर लिखते हैं कि तेल, मक्खन, आटा, तेल, मक्खन, आटा, निर्जलीकृत खाद्य, और सेकंड क्या है कि दालें, अनाज, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि गूथा हुआ आटा तथा घोल, तथा घोल। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए ना। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, अच्छा ठीक है करके चलते हैं, देखते हैं। मिलान कीजिए। अंकुरण है, किण्वन है, प्रबलीकरण है, प्रतिरक्षण है ना। तो अंकुरण, कोई भी चीज़ अंकुरित की जाती है तो हम लोग किस चीज़ को अंकुरित करते हैं, क्या तेल, मक्खन, आटा को अंकुरित किया जाता है, या निर्जलीकृत खाद्य को अंकुरित किया जाता है, या दालें, अनाज को अंकुरित किया जाता है, या गुथा हुआ आटा तथा घोल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अंकुरण में ये दालें और अनाज यहाँ पर ये सही हो जाए, क्योंकि हम लोग जो अंकुरित करके खाते हैं जिससे उसमें विटामिन B6 ये मतलब उसमें क्या होती है कि कुछ पोषक तत्वों की क्या होती है कि वृद्धि हो जाती है ना अंकुरित होने से। तो ये क्या होता है, कौन से वो तत्व होते हैं ना, विटामिन B और C होता है। और क्या होता है कि देखिए अंकुरित करने से दालें, मतलब हम किस चीज़ को अंकुरित करके खाते हैं, जो अनाज होते हैं, जैसे कि दालें हो गई, मूंग की दाल हो गई, या मूंग हम उसको अंकुरित करके खाते हैं, चना उसको अंकुरित करके खाते हैं, सोयाबीन, इन सबको अंकुरित करके खाया जाता है ना। तो ये क्या है
कि अंकुरित करके क्या खाते हैं, दालें और अनाज। तो यहाँ पहले का ऑप्शन जो होगा, पहले जो है किस पर हो जाएगा, दालें और अनाज। अब ये देखिए पहले प्रबलीकरण को देख लेते हैं। तो प्रबलीकरण में कौन सा ऑप्शन सही होगा कि प्रबलीकरण मतलब किसी में प्रबलीकरण के लिए क्या हो जाता है, तेल और मक्खन हो जाता है। और इसमें किण्वन में क्या हो जाएगा, गूथा हुआ आटा ना, खमीरीकृत करने के लिए गूथा हुआ आटा तथा घोल। और प्रतिरक्षण के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षण के लिए निर्जलीकृत खाद्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए इसमें देखेंगे कि प्रतिरक्षण क्या होता है। तो कोई भी फूड, प्रतिरक्षण होता क्या है, कोई भी फूड को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, यही क्या कहलाता है, प्रतिरक्षण कहलाता है ना। कोई भी फूड को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, यही क्या है कि प्रतिरक्षण कहलाता है। कि कैसे, जैसे और वो क्या कहलाता है, निर्जलीकृत खाद्य कहलाता है ना। क्योंकि जब कोई भी देखिए आप अचार वगैरह बनाते हैं या किसी भी चीज़ को, अगर आपको अनाज को आप क्या करते हैं, खूब अच्छे से सुखा कर उसके बाद आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ना लंबे समय तक। अभी आप देखिए होली में पापड़ चिप्स आप लोगों ने बनाया होगा, तो उसको अगर आप ऐसे मतलब हल्का वो बहुत थोड़ा मतलब बहुत अच्छे से सूखा ना हो ना, बहुत अच्छे से ड्राई ना हुआ हो, आप उसी तरीके से उसको क्या करिए कि डिब्बे में रख दीजिए। तो क्या है कि वो महक जाएगा, मतलब उसमें क्या है कि वो खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ पानी की मात्रा, कुछ क्या है कि जल की मात्रा वो रह जाती है, इसी वजह से वो खराब हो जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ को आपको अच्छे से स्टोर करके मतलब रखना है, तो आप क्या करते हैं कि खूब अच्छे से उसको सुखा कर उसके बाद आप इसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये प्रतिरक्षण हो गया, यानी आप कोई भी फूड को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, यही क्या कहलाता है, निर्जलीकृत खाद्य कहलाता है। आगे देखते हैं, चिरकालिक वृक्क खराबी के पोषणीय, चिरकालिक वृक्क खराबी के पोषणीय प्रबंधन में आहार में वर्जित है। वर्जित है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, प्रोटीन है पहला ऑप्शन, प्रोटीन है। दूसरा क्या है, सोडियम है ना। तीसरे पे क्या है कि कार्बोज है। चौथे पे क्या है कि वसा है। फिर उसके बाद पांचवें पे पानी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चिरकालिक, यानी लंबे समय जो वृक्क की खराबी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए वृक्क से संबंधित, तो पोषणीय प्रबंधन में कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको क्या कर दिया जाता है कि जिनको आहार में वर्जित कर दिया जाता है। मतलब वृक्क के रोगी को कौन से आहार, इसमें आहार में उनको वर्जित कर दिया जाता है, कौन से आहार को नहीं दिया जाता है। प्रोटीन हो गया, सोडियम, कार्बोज, वसा, पानी। तो कौन सा नहीं देंगे, देखिए प्रोटीन भी नहीं देंगे, पहला सोडियम, दूसरा क्या हो गया सोडियम, तीसरा क्या है कार्बोज, ये तो दे सकते हैं, वसा ये भी दे सकते हैं, और उसके बाद क्या हो गया पांचवा पानी। तो प्रोटीन, सोडियम और पानी, ये तीनों क्या कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ना। प्रोटीन, सोडियम, पानी, ये तीनों चीज़ें नहीं देना चाहिए। प्रोटीन हो गया, सोडियम, पानी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने गुर्दे, पुराने गुर्दे की विफलता वाले रोगियों के लिए
पुराने गुर्दे की विफलता वाले रोगियों के लिए प्रोटीन और सोडियम समृद्ध आहार प्रोटीन और सोडियम संबंधी क्या होता है कि प्रोटीन और सोडियम समृद्ध आहार देने की सिफारिश की जाती है। ये पहला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पुरानी गुर्दे की विफलता वाले पुरानी गुर्दे की विफलता वाले रोगी यूरेमिया और एडिमा जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए पहला या दोनों, मतलब दोनों ऑप्शन सही है कि पहला सही है दूसरा गलत है या दोनों गलत हैं, इसी तरीके से है। तो आप बताइए कि इसमें क्या है कि पुरानी गुर्दे मतलब गुर्दे क्या हैं कि उसमें कोई पुरानी बीमारी हो गई हो, विफलता वाले रोगियों के लिए प्रोटीन और सोडियम समृद्ध आहार देने की सिफारिश की जाती है। तो क्या यह सही है? अभी हम लोगों ने जो गुर्दे संबंधी हम लोग जो बीमारी देखे तो उसमें क्या था कि नहीं, उसमें क्या किया जाता है कि नहीं दिया जाता है। कौन सा? प्रोटीन और क्या नहीं दिया जाता है? प्रोटीन और सोडियम ना और जल, ये तीनों क्या किए जाते हैं, वृक्क की खराबी होने पर नहीं दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि पुराने गुर्दे की विफलता वाले रोगियों के लिए प्रोटीन और सोडियम समृद्ध आहार देने की सिफारिश की जाती है। क्या ये सही है? नहीं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। उनको क्या हो जाता है कि प्रोटीन और सोडियम नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि पुराने गुर्दे की विफलता वाले रोगी यूरेमिया और एडिमा जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। यूरेमिया होता क्या है, यूरिन में क्या हो जाता है कि यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना यूरेमिया कहलाता है। इसमें क्या होता है, यूरिन में किसकी मात्रा, यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना यूरेमिया कहलाता है। और इसमें एडिमा में क्या होता है कि पैरों में सूजन हो जाते हैं, मतलब शरीर में क्या होता है, पानी भरने लगता है, सूजन हो जाता है। तो यही क्या हो गया, एडिमा हो गया। तो जब गुर्दे संबंधी दिक्कतें होती हैं तो ये दोनों समस्याएं होती हैं ना। उसमें क्या हो जाता है कि मतलब शरीर में सूजन हो जाती है और क्या हो जाता है, यूरेमिया की दिक्कत हो जाती है, यानी उनके यूरिन में यूरिया की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मतलब अगर देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि यूरेमिया होता क्या है, यानी यूरिन में यूरिया का मात्रा बढ़ जाना यूरेमिया कहलाता है। एडिमा भी यहाँ समझ में आया, एडिमा होता क्या है और गुर्दे की संबंधी बीमारी में कौन कौन से आहार नहीं देने चाहिए, हम लोगों ने इसको भी समझा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान करने वाला है। पहला क्या है, नेक्रोसिस। दूसरा क्या है कि डायबिटीज। तीसरे नंबर पे क्या है, क्लोरोसिस। और सीलिएक रोग। और अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या है। पहला अग्नाशय गुर्दा, पहला अग्नाशय हो गया, दूसरा गुर्दा, आंत, रक्तवाहिका,
और हृदय, ये 5 ऑप्शन हैं। तो इसमें क्या है, नेक्रोसिस हो गया और डायबिटीज़ हो गया और आर्थ्रोक्लोरोसिस हो गया और सीलिएक रोग हो गया। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो ये नेक्रोसिस, जैसे आप जानते ही होंगे, हम लोगों ने गुर्दे संबंधित बीमारी पढ़ी थी, तो नेक्रोसिस का मिलान किस में करेंगे? किसमें? गुर्दा में। और डायबिटीज़ जो हो गया, डायबिटीज़ का मिलान किस में करेंगे? ये अग्नाशय ना। और आर्थ्रोक्लोरोसिस का, इसका जो है संबंध किससे है? तो किससे आर्थ्रोक्लोरोसिस का संबंध किससे है? ये हृदय से ना। और उसके बाद क्या है कि सीलिएक रोग किससे संबंधित है? आंत से। तो और क्या है? रक्तवाहिका, इसमें किसी से कोई मतलब रक्तवाहिका किसी से संबंधित नहीं है। और आगे देखते हैं, यहाँ देखिए ये क्लियर कर दे रहे हैं, ये क्या है? ये देखिए, ये नेक्रोसिस था ना, और ये डायबिटीज़ है, डायबिटीज़, और यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, और ये सीलिएक रोग। तो एथेरोस्क्लेरोसिस ये हृदय संबंधी हो गया, ये सीलिएक रोग आंत हो गया, नेक्रोसिस गुर्दा, डायबिटीज़ अग्नाशय। अब आगे देखते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के घावों को विकसित होने वाली अवस्था को सही क्रम में दीजिए। होने वाली अवस्था को सही क्रम में दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या है कि वसीय स्ट्रिक्स, दूसरा क्या है कि वसा व कोलेस्ट्रॉल के साथ संयोजक, और तीसरे पे क्या है कि तंतु का बनना, कि क्या है के साथ संयोजक तंतु का बनना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आंतरक सतह का मोटा होना। और नेक्स्ट क्या है? मोटा होना। उसके बाद बनना। फिर नेक्स्ट क्या है? एथेरोमा बनना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? घाव बनना। फिर 7वें नंबर पे क्या है? थ्रोम्बोसिस। तो ये क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस के घावों को विकसित होने वाली अवस्था को सही क्रम में कैसे कैसे धीरे धीरे, ये हृदय संबंधी बीमारी, ये एथेरोस्क्लेरोसिस कैसी बीमारी है? ये हृदय संबंधी बीमारी है, हृदय संबंधी बीमारी है। तो ये कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कैसे कैसे इसका क्या है कि क्रम बढ़ता है, कैसे कैसे बीमारी ज़्यादा भयावह रूप ले लेती है। तो इसमें क्या है कि देखिए, पहला क्या है? वसीय स्ट्रिक्स
फिर क्या मतलब वसा का जमाव होना, वसा व कोलेस्ट्रॉल के साथ दोनों का क्या है कि संयोजक तंतु बनना, दोनों आपस में वसा और कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं कि आपस में जमने लगते हैं। आंतरिक सतह का मोटा होना कि उसकी जो आंतरिक जो सतह होती है, जो अंदर की दीवारें होती है वो क्या होती है, मोटी होने लगती हैं। फिर प्लेग बनना, फिर एथ्रोमा बनना, घाव बनना, थ्रोम्बोसिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ना। फिर दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6। और लास्ट ऑप्शन क्या है कि 2, 3, 1, 4, 5, 6। तो इसमें क्या होगा पहले सही? तो पहले देखिए क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस के घावों को विकसित होने वाली अवस्थाओं को सही क्रम में दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, पहले वसा व कोलेस्ट्रॉल के साथ संयोजक तंतु का बनना। तो ये क्या हो गया कि पहले नंबर पे ये सही हो गया। अब यहाँ इसमें कहाँ है, तो ये देखिए कि ये पहला है, तो यहाँ पर ये पहले दूसरा है ना। उसके बाद क्या है कि दूसरा क्या है कि देखिए कि आंतरिक सतह का मोटा होना। फिर धीरे धीरे जो आंतरिक सतह होती है, आंत की सतह होती है, वो क्या होती है कि धीरे धीरे मोटी होने लगती है। तो ये तीसरा नंबर क्या हो गया, ये दूसरे नंबर पर हो गया, यानी 2 और 3, यही वाला ऑप्शन सही होगा। 2 हो गया, फिर 3 हो गया। उसके बाद क्या है कि तीसरे नंबर पर वसीय स्ट्रिक्स ना, फिर पहला हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि चौथा देखते हैं कि ये चौथा हो गया। फिर 5वें नंबर पर क्या है, 5वें नंबर पर है एथ्रोमा। फिर उसके बाद घाव बनना। उसके बाद क्या है कि ये ये इस तरीके से इसका सीरियल क्रम हो गया। फिर लास्ट में क्या है कि थ्रोम्बोसिस। तो ये क्या हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी ये कैसी बीमारी है, हृदय से संबंधित बीमारी है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर उच्च रक्त शर्करा में बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा में क्या हो जाता है कि उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया कि पूर्व मधुमेह। सेकंड क्या हो गया, गर्भावस्था मधुमेह। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया कि प्री एक्लेम्पसिया। और चौथा ऑप्शन क्या हो गया, एक्लेम्पसिया। तो इसमें क्या है, बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना, ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, गर्भावस्था मधुमेह होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या, जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ क्या है? अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, ये कब होती है, तो ये कब होती है, गर्भावस्था में। ये गर्भावस्था मधुमेह में, मतलब गर्भावस्था
में होती है, पॉलीयूरिया किस बीमारी में क्या होते हैं, किस बीमारी के अंतर्गत आते हैं? पॉलीयूरिया ना, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। पॉलीयूरिया क्या है, कौन सी बीमारी के अंतर्गत आता है? तो पॉलीयूरिया किससे संबंधित है? डायबिटीज़ से, डायबिटीज़ से। और पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है कि यूरिन का बार बार पास होना, मतलब बार बार मूत्र का मतलब लगना, तो ये क्या है कि पॉलीयूरिया कहलाता है। ये डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं ना, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, जीरोस्ट्रोमा, ये सब क्या है? ये सब किसके लक्षण हैं? डायबिटीज़ के लक्षण हैं। आगे देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है? इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है? तो इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर है वसा, तीसरे नंबर पे है प्रोटीन, चौथे पे है विटामिन डी। तो इंसुलिन हार्मोन की बात की जा रही है, यह किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक होता है? तो ये कार्बोज के चयापचय में सहायक होता है ना। तो इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है? ये कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस खाद्य पदार्थ से मधुमेह में प्रवेश क्या होता है? परहेज करना चाहिए, में परहेज करना चाहिए। तो मधुमेह में क्या नहीं खाना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या हो गया? शक्कर, दूसरा क्या हो गया कि पत्ता गोभी, और तीसरे नंबर पर क्या हो गया? दूध, चौथे नंबर पर क्या हो गया कि मक्खन। तो क्या मधुमेह में जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको इनमें से क्या नहीं लेना चाहिए? तो क्या नहीं लेना चाहिए? शक्कर नहीं लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं, तो ये देखिए कुछ इससे मतलब इससे संबंधित था। अब कुछ कैल्शियम से संबंधित हम लोग देखेंगे। कैल्शियम किससे क्या संबंधित है इसके बारे में देखते हैं। कैल्शियम से संबंधित ना, इसमें क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है, तो देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है ना। न्यूट्रिशन तो ये देखिए ये दो होते हैं ना, एक क्या होता है कि एक मैक्रो होता है, दूसरा क्या होता है? माइक्रो होता है। यानी क्या हमारे शरीर में इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक मात्रा की में आवश्यकता होती है, उसको मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो क्या होता है? इसकी हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसकी हमारे शरीर में एकदम बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं होती, कम मात्रा में होती है। तो इसे माइक्रो यानी सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ कहते हैं, और इसको दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ कहते हैं। तो अब माइक्रो में क्या होता है, इसमें देखते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। और माइक्रो में देखते हैं विटामिन हो गया और मिनरल हो गया, तो ये क्या है? ये लघु मात्रिक पोषक पदार्थ हैं, ये दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोगों ने इसको इससे जुड़े संबंधित क्वेश्चन देखे। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कैल्शियम वगैरह के बारे में। कैल्शियम अवशोषण के अवरोधक के निम्न कारक कौन से हैं? अवशोषण के अवरोधक के निम्न कारक कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन क्या हो गया कि ऑक्जेलिक अम्ल, और हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है ना कि
ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा क्या है प्रोटीन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो कैल्शियम अवशोषण में बाधक तत्व नहीं बनेगा। तीसरा क्या है कैफीन है, कैफीन है। चौथे पे क्या है कि चौथा ऑप्शन क्या है कि फैटिक अम्ल है, फैटिक अम्ल। और पांचवा क्या है लैक्टोज। तो इसमें क्या है कैल्शियम अवशोषण के अवरोधक के निम्न कारक कौन कौन से हैं क्योंकि जो कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, एक ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, दूसरा कैफीन हो जाएगा, फिर फैटिक अम्ल। लैक्टोज जो है ये नहीं हो सकता और प्रोटीन भी नहीं हो सकता ना, ये हम लोग जानते ही हैं कि लैक्टोज और प्रोटीन नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ये पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि हमारी बॉडी में 30% कैल्शियम का अवशोषण होता है। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि देखिए हमारे शरीर में कितना परसेंट कि 30% कैल्शियम का अवशोषण होता है ना। अब कैल्शियम के अवशोषण में जो बाधक हैं और जो मतलब हमारे शरीर के लिए जो मतलब बाधक नहीं होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो कैल्शियम के अवशोषण में ना सहायक और बाधक पढ़ेंगे। तो दो होते हैं, एक क्या हो गया सहायक हो गया, दूसरा क्या हो गया बाधक हो गया। तो सहायक कौन से होते हैं कि प्रोटीन हो गया, इसमें ये सब क्या होते हैं, ये सब इनके आप ये कह सकते हैं कि सहायक होते हैं, फ्रेंड होते हैं। प्रोटीन हो गया, विटामिन डी हो गया, और क्या फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, और लैक्टोज हो गया, और क्या हो गया कि पैराथायराइड हार्मोन, अब बाधक की बात करेंगे। ये सब कैल्शियम अवशोषण के क्या होते हैं, कैल्शियम में सहायक होते हैं। अब बाधक की बात करेंगे तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड, दूसरा क्या हो गया फैटिक एसिड, तीसरे नंबर पर क्या हो गया वसा, चौथे नंबर पर क्या है पीएच मान ज़्यादा, पांचवें पे क्या है कि कैफीन है, तांबा। तो ये क्या हो गए कि ये सब क्या हो गए बाधक तत्व हो गए और ये सहायक हो गए। तो दोनों मतलब कैल्शियम के अवशोषण में ये सहायक होते हैं, ये बाधक होते हैं। उसमें ऑप्शन में क्या था फैटिक था और कैफीन था ना, और क्या था ऑक्जेलिक था, ये पहला। यही इतने ऑप्शन थे, ये तीनों क्या हो गए बाधक हो गए। लेकिन प्रोटीन और लैक्टोज क्या है कि सहायक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आज की क्लास यहीं तक थी, और अब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे कि टेक्सटाइल का ही जो कि चल रहा है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास टेक्सटाइल की होगी। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आप लोग भी पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।